हेलो स्टूडेंट, जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें मोबिलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, मोबिलिटी बेसिकली एक कांस्टेंट को डिनोट करता है। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल E, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू द म्यू मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक अगर सिनेरियो देखें तो जनरली mobility is related to the ratio of drift velocity divided by an electric field। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? इनसाइड है टू अ करंट कैरिंग वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है ये कहां पर है? इनसाइड टू करंट कैरिंग वायर। क्लियर? यहीं से इसका यूनिट्स वगैरह देखते हैं तो यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी इज रिलेटेड टू द मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड एंड द डायमेंशन इज m-1 L0 T2 A1। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यहाँ पे सोल्व आउट किया जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिंक्ड विद करंट। मींस करंट सिनेरियो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ लिंक किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट का जो टॉपिक है उसको नोट करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका मतलब Vd जो फॉर्मेट आपके पास आया है उस Vd की वैल्यू को I से लिंक करना है। सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर which its length is small l and the area is capital A. Clear? There are number of electrons present in it. Means if wire is related to the volume, so volume of wire is related to the V. Volume of the wire is related to the V, or V is replaced by area into length. Clear? अब यहां पर number of an electron present per unit volume क्या लेंगे अपन? नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मींस नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर पर वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो वी कैन डिटरमाइन द कंप्लीट चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन इट। मींस दैट इज बेसिक एनडेस। और एनडेस क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर इस वायर में आपके पास एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम प्रोवाइड किए गए हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर इज V। Then how much number of electrons? तो यहां पे नोट करेंगे total number of electron, that is n dash, और ये हो जाएगा n into volume। एक सिंपल सिनेरियो लिया गया है कि there are a conductor wire which have cross section area capital A and length small l। तो ये आपने एक डायग्राम बनाया। कंसिडरेशंस ये किया गया है कि नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर? देन वॉल्यूम ऑफ दिस वायर इज रिलेटेड टू द V इज इक्वल टू द एरिया मल्टीप्लाई विथ लेंथ। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कितना हुआ? एन डेस। आप किसको लेंगे यहाँ पे? एन डेस को लेंगे। नंबर ऑफ एन जो पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है मल्टीप्लाई विथ दिस वॉल्यूम। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? And S is equal to NaL. Then what is the total amount of charge? Now total amount of charge. Total amount of charge is Q dash, या Q is equal to N dash multiply with E। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को पर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? n डैश इंटू ई।
व्हाट इज द क्यू? NaLe, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अगर मान लो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर Vd वेलोसिटी से पार्टिसिपेट करता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन Vd वेलोसिटी से पार्टिसिपेट करता है, देन हाउ मच टाइम टेकन टू कवर द लेंथ ऑफ द वायर? क्लियर? तो वो इस सिनेरियो के बाद आपको नोट करना है। तो जो आपका टॉपिक है उसमें थियोरेटिकल लैंग्वेज होगी, देन डायग्राम, और देन स्टेप वाइज सिंपल डेरिवेशन है। तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ चुकी NaL into E। क्लियर? नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन? तो स्मॉल टी कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल टी कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिए। देखिए, नाउ टोटल टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल एज एंड वन इलेक्ट्रॉन हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ टाइम इज इक्वल टू L अपॉन Vd। क्लियर? देन करंट, then current. So what is the formula of current? I is equal to Q upon T. Clear? I is equal to Q upon T. Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से नोट करेंगे, NaLe। तो ये हो जाएगा NaLe डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम? L अपॉन Vd। तो ये हो गया L डिवाइडेड बाय Vd। क्लियर? यहां पे L से L कैंसिल आउट करेंगे, तो ये L से L कैंसिल आउट, और I का जो मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मूला है वो हो गया NeAVd। देखिए NeAVd, लेंथ से लेंथ को आपने कैलकुलेट किया है, इट मीन्स दैट इज द फाइनलाइज फॉर्मूला ऑफ करंट I बराबर NeAVd। क्लियर? बहुत ही सुपर डुपर फॉर्मूला है, और यहाँ पे Vd देकर आपको करंट निकालने के लिए बुला सकता है, और I देकर Vd निकालने के लिए बुला सकता है। क्लियर? तो या तो आप ये बोल सकते हैं कि द रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसी फिनोमिना को आप दूसरे नाम से बोलते हैं रिलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। क्लियर? तो I बराबर NeAVd, उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं, द Vd इज इक्वल टू I अपॉन NeA। क्लियर? दोनों फॉर्मूले यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, अब यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेगमेंट यहां पे फिनिश होता है, बट आपको इस डेरिवेशन के जस्ट बाद न्यूमेरिकल वगैरह सेगमेंट भी देखना है। ठीक है? तो जो करंट फिनोमिना फिनिश होगा और ओम्स लॉ स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल भी भेजे जाएंगे। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द करंट पॉइंट। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट is a scalar physical quantity। ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है? सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी है,
ये तो आपको 11th क्लास में ऑलरेडी बताया गया है कि देयर आर नंबर ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अवेलेबल इन द नेचर। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए जनरली जैसे मान लो ये एक वायर है, इस वायर में कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्वाइट क्वेश्चन उठ के आता है कि सर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इट मींस इट्स अ डायरेक्शन। हाँ, ये डायरेक्शन रखती है, बट इनका जो वेक्टर एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है। करंट का जो एडिशन होता है वो एडिशन सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन होता है। देखिए कैसे, इस जंक्शन पे जाने के बाद आपको करंट डिवीजन शो करना पड़ेगा। तो यहां पर करंट I1 डिवाइड होगी, यहां पे करंट I2 डिवाइड होगी। मींस एट द जंक्शन इनकमिंग करंट इज I और I would be convert into the I1 and I2. So what is the total current? I is equal to I1 plus I2. क्लियर? यहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इट इज रिलेटेड विद ओनली स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और ये करंट डेंसिटी के साथ जो रिलेटेड होगा डॉट प्रोडक्ट से आउटपुट ऑफ करंट, तो वो भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड आपको नोट करना है इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? और ये आपको समझाने के हिसाब से बोला गया है। तो इसमें एक चीज और देख लो, आने वाले इक्वल टू जाने वाली, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो आने वाली कौन है बेटा? आई। जाने वाली कौन कौन है? I1 प्लस I2। इसका मतलब ट्रिक हमेशा याद रखनी है, आने वाली इक्वल टू जाने वाली। इसका मतलब इनकमिंग करंट इज I एंड आउटगोइंग करंट इज I1 प्लस I2। क्लियर? चलो ये यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो होगी। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अगर मान लो थर्ड पॉइंट यहां स्टार्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सीरीज with different cross section wires area, then it would be common. It would be common मीन्स यहां पर अगर मान लो एक ही मटेरियल से बने हुए वायर्स की बात करते हैं, जैसे मान लो कॉपर वायर लिया और कॉपर वायर के यहाँ पे नंबर ऑफ 3 क्रॉस सेक्शन सेट है, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 3 वायर्स लिए जा रहे हैं। इसमें I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है और इसमें I3 फ्लो हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको अच्छे से समझिए। देयर आर नंबर ऑफ 3 वायर विच हैव क्रॉस सेक्शन इन डिफरेंट ऑर्डर। देखिए यहाँ पे A1 क्रॉस सेक्शन कम है, A2 क्रॉस सेक्शन इससे थोड़ा ज्यादा है, A3 क्रॉस सेक्शन इससे और ज्यादा है। तो आपको ये देखना है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सीरीज with different cross section wires area, then it would be common. Clear? तो ये हो जाएगा for all wire। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाए कि which option would be correct, तो एक ऑप्शन तो बनता है I1 is greater than I2 is, नेक्स्ट ऑप्शन बनता है I1 is less than I2 less than I3, थर्ड ऑप्शन बनता है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, और लास्ट ऑप्शन बनता है नन ऑफ दिस। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन के साइड में अगर ये क्वेश्चन बेटा ओल्ड लेवल पे
AIEEE और JEE लेवल पे जो IITs के नाम से जो एग्जाम होता था, उस एग्जाम में बहुत से बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जाना पहचाना क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं इस पॉइंट के बाद। I1 is greater than I2 is greater than I3, I1 less than I2 is less than I3 and I1 equal to I2 is equal to I3। मैंने आपको पॉइंट लिखाया है कि there are the condition would be changes only within area with reference to the current dense। क्लियर? यहाँ पे करंट अमाउंट ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा? सी ऑप्शन। ये सिनेरियो यहाँ पे कंप्लीट होता है और करंट से रिलेटेड जो नंबर ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लेंगे करंट। हेलो स्टूडेंट, लेते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी। ठीक है, द टॉपिक इज करंट डेंसिटी। क्लियर? और कैपिटल जैसे इसे डिनोट किया जाता है, तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। करंट डेंसिटी के जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और स्टूडेंट को जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी। जैसे मान लो ये कंडक्टर वायर है विच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है। क्लियर? इस वायर में कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट इज कैपिटल आई करंट फ्लो इन इट। तो हमेशा ऑलवेज यहाँ पे 2 कंडीशन देखने को आपको कंडीशन मिलेगा कि एक तो करंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके 90 डिग्री पे फ्लो हो रही है, मतलब जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट एरिया वेक्टर कहां पे आना चाहिए? इस डायरेक्शन में आना चाहिए। क्लियर? तो इस एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर करंट फ्लो होती है, क्लियर, तो वो अलग केस होगा। और कहीं पे मान लो तार मुड़ जाता है तो वहां पे अलग केस होगा। जैसे मान लो ये वायर था और डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलरेडी इसमें फ्लो हो रही है, ठीक, बट कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे वायर क्या हो चुका है? मुड़ चुका है। द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज फ्लो इन इट बट द एरिया वेक्टर डिटरमाइन इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे फिर एंगल डिजाइन करना पड़ेगा थीटा। दोनों बहुत ही सिंपल केस है और अच्छे से आपको समझना है। तो करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है, द अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लो इन अ करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलर विद क्रॉस सेक्शन एरिया। और आपको रेशो लेना है इसमें। क्या रेशो लेना है? द J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसका मीनिंग सिंपल है कि उस अमाउंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो हुआ, तो पर यूनिट एरिया जो करंट अमाउंट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? J होगी। मीन्स करंट डेंसिटी उस एरिया में अगर आई करंट फ्लो होती है उस एरिया के थ्रू, तो व्हाट इज द करंट डेंस? द J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। क्लियर? व्हाट इज द यूनिट? दैट एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। एंड एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर से आप इसका A1 डिवाइड बाय L2, व्हाट इज द डायमेंशन? M0 L-2 A1 T0 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 2 केस सिखाए जाएंगे। एक स्ट्रेट वायर होता है, उसमें करंट कैसे फ्लो होती है, और दूसरा वायर के मुड़ने पर आपको करंट डेंसिटी या वायर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकन अबाउट अ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो कैपिटल आई करंट है वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज गिवन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। इसका मतलब करंट डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको याद रखना है करंट डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक एरिया वेक्टर भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो J और A इन दोनों का जो एरिया वेक्टर मिलेगा वो आपको क्या, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या देगा? करंट देगा। इसका मतलब आपको यह प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो लेते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए तो आपको सिंपली ये बोला जाएगा, द अमाउंट ऑफ करंट will be passing through a per unit area of conductor wire, then current divided by area is called as current density।
उसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर और डायमेंशन होती है m0 L-2 A1 एंड T0। ये तो क्या नॉर्मल करंट डेंसिटी। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जैसे रिलेटेड लिया जाएगा और जैसे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखिए। जैसे मान लो यहां पर एक सिंपल फॉर्मेट लेते हैं, उस सिंपल फॉर्मेट में आपको ये सिखाया जाएगा कि द अमाउंट ऑफ करंट विल बी पासिंग। चलो ये आपने एक एरिया लिया दैट इज डेल एस, वायर का एक एरिया लिया और इसमें आई करंट फ्लो लिया विच इज पासिंग टू द डेल आई। क्लियर। तो व्हाट इज दैट जे इज इक्वल टू द डेल आई अपॉन डेल एस। क्या है? J is equal to del I upon del S. But now in this case, amount of current flow in this direction, that is I. अगर यहाँ पे I flow हो रही है तो J वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? करंट डायरेक्शन में होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपने सिंपली कैलकुलेट किया है J is equal to del I upon del S. Now second case. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विच ऑफ इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे आपको करंट डिटरमाइन करनी है दैट इज डेल आई। बट अब आपको किसको मोमेंट करना है? द अमाउंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज डेल एस। तो व्हाट इज द डेल एस इन दिस डायरेक्शन एट द थीटा एंगल? ये हो गया आपका थीटा। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वही क्या देगा आपको? जे वेक्टर देगा। इसका मतलब जे वेक्टर कहां आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर। और जे वेक्टर के साथ आपका जो एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल डिनोट कर रहा है। इसका मतलब वी कैन डिटरमाइन द जे इज इक्वल टू द डेल आई अपॉन डेल एस कॉस थीटा। बिकॉज अगर यहां पर जो एरिया वेक्टर दिया गया है वो कंप्लीटली डेल एस आई के कंपेयर में, आई की डायरेक्शन कंपेयर में अगर थीटा एंगल बना रहा है या जे वेक्टर की डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है तो व्हाट इज द कंपोनेंट इट वर्किंग? डेल एस कॉस थीटा। तो यहां पे जो एरिया लेंगे वो डेल एस नहीं लेकर क्या लेना पड़ेगा? डेल एस कॉस थीटा लेना पड़ेगा। इसका मतलब डेल आई क्या हो जाएगा बेटा? जे डेल एस कॉस थीटा। अब ये आपके पास टर्म्स आ चुकी है ए बी कोस थीटा की। इसका मतलब डेल आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। क्लियर। इसको डिफरेंशिएट फॉर्मेट में देखेंगे तो ये हो जाएगा डी आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर। तो बताइए करंट डेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट आउटपुट में क्या दे रहा है? करंट। नाउ टोटल करंट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर। तो करंट डेंसिटी अमाउंट में आपको ये डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम को बनाने के बाद ये फॉर्मूला लिखना है। तो ये हो गया केस 1। क्लियर। जब आपको पता है कि इस एरिया वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन अगर मान लो जे वेक्टर या करंट की जो डायरेक्शन है एक्चुअल डायरेक्शन है उससे अगर एरिया वेक्टर थीटा एंगल क्रिएट कर लेता है तो फिर आपका फॉर्मेट ये हो जाएगा। और इसी में आपको प्रूव करवाया जा रहा है द आउटपुट ऑफ करंट इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो जे वेक्टर मतलब करंट डेंसिटी, उसके साथ डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने पर आपको डीआई मिलेगा। दैट इज द पार्शियल ऑर्डर ऑफ करंट। नाउ टोटल करंट वुड बी आई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन जे डॉट डीएस। क्लियर। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव टू द इलेक्ट्रिक करंट वुड बी स्केलर क्वांटिटी, तो आपको ये ऐसे प्रूव करना है। तो करंट डेंसिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो बातें हमें से याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है और सेकेंड द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो यहां पर देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो जे वेक्टर भी कहां हो रहा है? इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
यहां भी देखिए करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी ऑटोमेटिकली जे वेक्टर भी कहां लिया आपने, उसी डायरेक्शन में लिया। तार के मुड़ने पर अगर तार बेंड होता है तो आपने क्या चेंज किया, द एंगल ऑफ एरिया वेक्टर चेंज किया है। क्लियर? तो करंट डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो यहां पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेते हैं बेटा ओम्स लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए टॉपिक उठाया जा रहा है आज का ओम्स लॉ। देखिए ये आपका एक नेक्स्ट मेजर टॉपिक आ चुका है, और मेजर टॉपिक आया है तो आपको इसको अच्छे से डील आउट करना है। और ये आपका जो प्रीवियस पार्ट स्टार्ट हुआ है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक था। अब इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई कैसे करना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल सर्किट होते हैं बेटा वहां पे ओम्स लॉ का रिलेशन एप्लीकेबल होता है, और जो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है वहां पे किरचॉफ लगता है। तो किरचॉफ आपके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, मतलब आगे आएगा, और अभी ओम्स से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। देखिए 10th क्लास में आप इस चैप्टर को ऑलरेडी डील आउट कर चुके हो। ओम्स लॉ बेसिक टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो समझते हैं बेटा क्या बोल रहा है ये टॉपिक, कि पर्टिकुलर अगर किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंट को कांस्टेंट रख दिया जाए तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट कर सकते हैं, लेंथ कांस्टेंट कर सकते हैं, वो जिस एनवायरमेंटल में है या जिस रूम में रखा हुआ है उसका रूम टेम्परेचर या उस कंडक्टर वायर के मटेरियल का टेम्परेचर अपन कांस्टेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंट को आप कांस्टेंट रखते हुए अगर उसमें कोई करंट फ्लो करते हो तो अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन इट। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि आप एक कंडक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंट कांस्टेंट कर दें उस वायर का, तो उसमें जो कैपिटल आई करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है उसके बेस पर पोटेंशियल क्या होगा, लेवल एडजस्ट होगा। अगर मैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I को सेट आउट करता हूं तो ये ग्राफ देंगे बेटा I एंड V। क्लियर? सिंपल सिनेरियो है, बहुत अच्छे से समझना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ओम्स लॉ। क्लियर? देखिए एक नॉर्मल कंडक्टर के बेस पे बात कर रहे हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो यहां पर जो ग्राफ वेरिएशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा, वो किस किस बेस पे होगा, I और V के बेस पे होगा। देखिए नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं कि देयर आर अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट R। तो ये हो गया V इज इक्वल टू आई आर। नाउ R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्लियर? V इज इक्वल टू आई आर एक मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है, तो ये V इज इक्वल टू आई आर एक मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है। V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहां पे आपने देखा होगा कि अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं, जैसे मान लो मैंने करंट इतनी सी बढ़ाई एक्स एक्सिस पे, तो वाई भी चेंज होगा रेफरेंस विद करंट। इसका मतलब अगर इनको यहां से यहां तक आप मिलाएंगे तो आपके पास सेगमेंट जो निकल के आएगा वो करंट सिनेरियो के बेस पर और वोल्टेज सिनेरियो के बेस पर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा वो किसको डिनोट कर रहा है, इसी चीज को आप देखने के लिए ग्राफ को समझिए। देखिए बेटा, जब आपको पता है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वायर में डेलाई करंट वेरिएशन होता है, आपने यहां से लेकर यहां तक करंट को बढ़ाया, दैट इज डेलाई। तो उसी को देखते हुए यहां से लेकर यहां तक डेल वी वेरिएशन हुआ। क्या वेरी किया, डेल वी। तो करंट चेंज होगी तो पोटेंशियल चेंज होगा। आपको ये देखना है, यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये अगर डेल वी है तो ये भी क्या होगा बेटा, डेल वी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द एंगल, tan theta is equal to the del v upon del I. Now what is the angle, tan theta del v upon del I। इसका मतलब क्या हुआ, अगर del I की वैल्यू v है
अगर डेल वी की वैल्यू वी है और डेल आई की वैल्यू सिंपल आई है, तो व्हाट इज द वैल्यू? tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन आई एंड v अपॉन आई इज रिलेटेड विद r. नाउ tan थीटा इज इक्वल टू r. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया. tan थीटा इज इक्वल टू r. व्हाट इज द tan थीटा? इस ग्राफ का स्लोप है. तो ये tan थीटा आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? स्लोप ऑफ vi ग्राफ, और दैट इज इक्वल टू r. दैट इज इक्वल टू r. क्लियर? तो स्लोप ऑफ vi कर्व या स्लोप ऑफ vi ग्राफ जो आउटपुट में है दैट इज इक्वल टू r. तो आपको अच्छे से समझना है कि ओम्स लॉ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, उस कंडक्टर वायर में से जो करंट फ्लो हो रही कंटिन्यूसली, उसके वेरिएशन में अगर चेंजेस उसको वेरी करते हैं, तो जो पोटेंशियल डेवलप जो जनरेट होने वाला है वायर के टर्मिनल्स पे, वो भी क्या होगा बेटा? वेरी करेगा. सेकंड केस लेते हैं कि जब आपने r की वैल्यू v अपॉन आई ली, तो इसका मतलब व्हाट इज r? r यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, दैट इज r वुड बी रेजिस्टेंस. क्या है बेटा? r एक रेजिस्टेंस है. व्हाट डू यू मीन अबाउट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस of basic conductor phenomena is related being with the stoppage conditions या breakout conditions या break to the flow of current in the conductor wire. इसका मतलब अगर मान लो एक सिंपल हाईवे की अगर अपन बात करें, तो जो 4 लेन, 2 लेन और स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे या NH नेशनल हाईवेज होते हैं, तो जिन स्ट्रेट रोड पे कोई ब्रेकर नहीं है, उसका मतलब वहां पे आप स्पीड क्या कर सकते हो? व्हीकल्स की ज्यादा रख सकते हो. और जहां पे बार बार ब्रेकर आ रहे हैं, वहां पे आप फ्लोटेशन कंडीशन ऑफ व्हीकल क्या रखोगे? कम रखोगे. इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह से स्पीड ब्रेकर ऑफ करंट है. क्या बोल रहे हैं आप इस कैपिटल आर को? यहाँ पे एक तरह से स्पीड ब्रेकर ऑफ करंट. इसका मतलब जिस पर्टिकुलर कंडक्टर मटेरियल का आर सबसे ज्यादा होगा, उस कंडक्टर वायर में या उससे बने सब्सटेंस में करंट फ्लो उतना ही कम होगा, या फ्लोटेशन कंडीशन ऑफ करंट विल बी डिक्रीज बाय द इंक्रीमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस. क्लियर? तो यहां पर अगर मान लो एक सिंगल बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R से अगर मैं बैटरी को कांस्टेंट कर दूं, तो I इनवर्सली क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया? एक ही बैटरी से कनेक्टेड वोल्टेज के अंदर, कंडक्टर वायर के अंदर अगर आप R वेरी करेंगे, तो जस्टिफाई ऑफ योर आंसर विद रिलेटेड टू द करंट इज दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ करंट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है? तो ये एक ओम्स लॉ का बेसिक सिखाया गया है. अब लेते बेटा इस पे बेस्ड वन क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको ये बोला है कि देयर आर tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे डिनोट कर रहा है डेल वी अपॉन डेल आई को, और डेल वी अपॉन डेल आई इज रिलेटेड टू द v अपॉन आई. और आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि v अपॉन आई की वैल्यू क्या है. हेलो बच्चों, लेते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट विद दिस कर्व एंड दिस कर्व. क्लियर? यहां पर है आपके पास R1, यहां पर है आपके पास R2 और यहां पर है R3. दैट इज θ1, दैट इज θ2 एंड दैट इज θ3. क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन जो गिवन है, वो ऑप्शन गिवन है R1 इज लेस देन R2 is less than R3, and B option would be R1 is greater than R2 is greater than R3, and C option would be R1 is equal to R2 is equal to R3, and D option none of these. तो आपका क्वेश्चन वही रहेगा दोनों ही क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में. Which option will be correct of the following question? क्लियर? देखिए, अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले V और I का एक कर्वेचर सिखाया,
तो इसको यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लो ये आई है और ये बी है, तो मैंने ग्राफ जो लिया है वो यहां से tan थीटा लिया है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, r। क्लियर। अब यहाँ पे जिस लाइन ने थीटा डिनोट किया है उसको देखिए। r1 ने थीटा डिनोट किया है तो वो θ1 के साथ ऐड है, r2 ने थीटा डिनोट किया है तो वो θ2 के साथ है, और r3 का जो थीटा है वो θ3 के साथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन में आपको थीटा नोट करना है, θ1 θ2 θ3। देखिए ये हो गया अकॉर्डिंग टू वी आई कर्व θ1 θ2 एंड θ3। सबसे ज्यादा कौन है, θ3। उससे कम कौन है, θ2। एंड उससे कम कौन है, θ1। क्लियर। उसके आप इसको कन्वर्ट करेंगे tan में, tan θ1 tan θ2 एंड tan θ3। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि अगर tan के केस में आप थीटा को वेरी करते हो तो आंसर किस केस में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan 0 क्या होता है, 0। tan 45 क्या होता है, 1। tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब tan के केस में आप चीज कंफर्म कर चुके हो कि जब भी मैं थीटा को बढ़ाता हूं, तो tan थीटा ऑलवेज क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब θ1 θ2 θ3 केस में tan θ3 क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब यहां से ये चीज सीखिए कि यहाँ पे एक बार केवल r1 था, एक बार केवल r2 था और एक बार केवल क्या था, r3। तो वन टाइम केस में बात कर रहे हैं, अगर ये r है तो tan थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, r के इक्विवेलेंट। क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले ये सिखाया गया है कि स्लोप ऑफ द वी आई कर्व इज बीइंग रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, द आंसर इज r1 r2 एंड r3। क्लियर। ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन कहां मैच हो रहा है, ए ऑप्शन में। अब सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन की कि यहां पर y एक्सिस पे v रिलेटेड है, x एक्सिस पे i रिलेटेड है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या बनती है, tan थीटा की वैल्यू बनती है v अपॉन i। क्लियर। तो v अपॉन i के केस में tan थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, r के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द वी आई कर्व थीटा से tan थीटा और tan थीटा से रेजिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। जैसा मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये क्वेश्चन है और इसने जो x एक्सिस और y एक्सिस के जो पैरामीटर है वो चेंज कर दिया। ये v हो गया और ये हो गया बेटा i। अब बताइए विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट। देखिए आपको ये चेकआउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ चुका है, x एक्सिस पे v और y एक्सिस पे i दिया हुआ है। तो मुझे एक बार समझने के लिए यहाँ पे v लेना पड़ेगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा i। और मैं इस ग्राफ को खींच रहा हूं तो यहाँ पे एंगल लूंगा मैं थीटा। तो व्हाट इज द tan थीटा। नाउ इन दिस केस इस ग्राफ के अंदर बात कर रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, i अपॉन v। बताइए क्या अगर y एक्सिस पे i और x एक्सिस पे v हो तो tan थीटा की वैल्यू v अपॉन i नहीं होकर क्या होगी, i अपॉन v। और यहां से tan थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन r। क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन r। नाउ अकॉर्डिंग टू वी आई ग्राफ, θ1 θ2 एंड θ3। देखिए सबसे ज्यादा θ3 है, उससे कम θ2 है और उससे कम है θ1। अब आपको ये चीज देखनी है कि r की वैल्यू tan थीटा की इनवर्सली चली गई है।
क्योंकि यहां पर v और i को आपने चेंज कर दिया। तो ये तो चीज आपके पास कंफर्म है कि सर थीटा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली टेन थीटा बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, टेन थीटा 1, टेन थीटा 2 और टेन थीटा 3। अभी तक तो सही है, लेकिन अब i और v को चेंज किया है तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/r। जहां पे टेन थीटा ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस अब क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब आपको डिनोट करना है R3, R2 एंड R1। जिसका टेन थीटा कम उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब R1, R2 R3। विच ऑप्शन वुड बी राइट, बी ऑप्शन। तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन राइट। क्लियर। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत से फिनोमिना अभी बाकी हैं। आज के लिए इतना ही काफी है और आपको पहले बेटा वीडियो देखना है, देन आफ्टर आपको लेक्चर कॉपी के अंदर नोट करना है। कुछ स्टूडेंट वीडियो को देखते नहीं है और डायरेक्ट जो नोट्स भेजे जाते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं। क्लियर।